वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में निश्चित ही प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे कि वह कौन सा वाद है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो वह केस जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के परीक्षण के नाम से जाना जाता है, तो वह केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह 2024 का जजमेंट है, फरवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के संवैधानिकता की जांच की गई थी और यह स्कीम जो वित्तीय अधिनियम 2017 के द्वारा लाई गई थी, उस अधिनियम की संवैधानिकता की जांच की गई थी। और आप जानते हो कि किसी अधिनियम की जब संवैधानिकता की जांच होगी तो उसके लिए 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ होगी। इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितने न्यायाधीशों ने इस पर जजमेंट दिया। तो इसमें 5 न्यायाधीश जो थे, उसमें हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस RB गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। यह 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी इस केस में। अब इस केस को जानने से पहले हम ये देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है और फिर उसमें कौन सी चीज थी जिसके आधार पर इसकी संवैधानिकता की जांच की गई। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में यह 2017 में लाई गई और 2017 में वित्तीय अधिनियम के माध्यम से यह एक स्कीम भारत सरकार ने जारी की और इसके तहत 2 जनवरी 2018 को यह स्कीम लागू की गई। और इसके तहत यह कहा गया कि चुनावी बांड योजना दानदाताओं को गुमनाम रूप से किसी राजनीतिक दल को धन दान करने की अनुमति देती है। यह दानकर्ता भारतीय स्टेट बैंक SBI से बांड खरीदते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए। यानी इस स्कीम के थ्रू, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू यह दर्शित किया गया कि जो व्यक्ति या कंपनी या कोई संघ जो भारत में निगमित है भारत के नागरिकों के द्वारा, वह अगर किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहते हैं तो वह SBI से एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और वह जो बॉन्ड खरीद रहे हैं वह दानदाता जो खरीद रहे हैं, जो अदाता यानी जो राजनीतिक दल हैं, वह उसको स्वीकार करेंगे, उसको लेंगे। तो उन दाताओं का नाम जो है गुमनाम रखा जाएगा, यानी गुप्त रखा जाएगा। और यह जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, यह एक वचन पत्र की तरह होगा और वाहक को लिखत होगा। वाहक मतलब जो उस बॉन्ड को दिया गया जिस राजनीतिक दल को, वह वाहक उसका भुगतान प्राप्त करेगा वचन पत्र के माध्यम से, वाहक के रूप में कार्य करता है। और यह एक वित्तीय साधन के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संघ राजनीतिक दल को धन दे सकते हैं। हालांकि दाता भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत के निगमित या स्थापित इकाई होनी चाहिए। यानी जो कंपनी, संघ, फर्म या कोई व्यक्ति इन राजनीतिक दलों को बॉन्ड के माध्यम से धन देना चाहते हैं, उनका क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक हो और भारत में वह कंपनी निगमित हो। और अब यह कहा कि किन राजनीतिक दलों को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यह जो बॉन्ड की बात की गई, वित्तीय अधिनियम 2017
के माध्यम से जो योजना बनाई गई, इस योजना को लागू करने के लिए कई अधिनियमों में संशोधन करना पड़ा, जैसे आरबीआई अधिनियम 1934, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A जोड़ी गई, और फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना पड़ा। जो मेन संशोधन है वह आयकर अधिनियम की धारा 13A के माध्यम से जोड़ा गया और यह कहा गया कि जो कंपनी या कोई फर्म या कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है एसबीआई से और वह राजनीतिक दलों को वचन पत्र के माध्यम से देता है, तो उस पर आयकर विभाग यह नहीं देखेगा कि यह धन कहां से आया, या उस धन को आयकर से छूट प्रदान करेगा। यानी जो चंदा दिया जा रहा है उस पर आयकर अधिनियम लागू नहीं होगा। और कंपनी अधिनियम की धारा 154 में संशोधन किया गया, और 154 से संशोधन से पहले यह प्रावधान था कि जो कंपनी राजनीतिक दलों को चंदा दे रही है, चाहे नगद के रूप में, वह चंदा अपने 3 वर्ष के लाभांश से केवल 7.5% ही देगी, इससे अधिक नहीं दे सकती। यानी कंपनी अधिनियम की धारा 154 से, इस संशोधन से पहले यह प्रावधान था कि कंपनियां जो राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं वह कितनी देंगी, तो कहा कि अपने 3 साल के लाभांश से केवल 7.5%, जो भी लाभ कंपनी प्राप्त की है 3 सालों में, उसका केवल 7.5% ही कंपनी चंदे के तौर पे राजनीतिक दल को दे सकती है। लेकिन इस संशोधन के द्वारा, इस अधिनियम में, जो वित्तीय अधिनियम 2017 के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया 154 में, और यह हटा दिया गया, जो सीमा थी 7.5% की उसको हटा दिया गया, और वह जितना चाहे वह कंपनी दे, और उसके लाभांश जो 3 साल के सीमा थी उसको भी रिपील कर दिया गया कि वह कभी भी लाभांश से और 7.5% से ज्यादा जितना भी चाहे वह कंपनी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को दे सकती है चंदे के तौर पे। तो यह अब इन संशोधनों की संवैधानिकता को चेक की गई, और इसमें यह था कि अगर जारी करने के बाद यह स्कीम बनाई गई कि अगर चुनावी बॉन्ड किस रूप में होगा, तो कहा कि चुनावी बॉन्ड कई मूल्य वर्गों में जारी की जाएगी, जो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिए जाएंगे, और यह 1,000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और इसी तरह के गुणांकों में होगी बॉन्ड जो बेचे जाते हैं एसबीआई के द्वारा, और दानदाताओं के नाम कभी भी जनता के सामने प्रकट नहीं किए जाते। वो कौन बॉन्ड खरीदा है और किस राजनीतिक दल को कितना बॉन्ड के तौर पे पैसा दिया है, वचन पत्र के माध्यम से पैसा दिया है, यह गुमनाम रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, इसको जनता के सामने, यानी इसको सूचना के अधिकार के थ्रू मांगा नहीं जा सकता। दूसरी चीज कि यह जो बॉन्ड है वो हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में 10 दिन के लिए बेचा जाता है। यानी हर साल एसबीआई जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के लिए क्या करेगा, इसको बेचेगा। और जिन राजनीतिक दलों ने, अब यह बॉन्ड किन राजनीतिक दलों को दी जाएगी, तो इसमें कहा कि वे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव के, जो जनरल असेंबली हो रही है, उन आम चुनाव में 1% से अधिक मत पाते हैं, 1%
से अधिक जिनका मतों की संख्या है उस लोकसभा में या विधानसभा में वोट हासिल किए थे, उन्हें चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान स्वीकार करने का पात्र बनाया गया। और राजनीतिक दलों को बॉन्ड प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर उसे भुगतान करना होता है। जो बॉन्ड मिला है वचन पत्र के माध्यम से, उनको उस राजनीतिक दल को 15 दिन के अंदर उसको भुगतान प्राप्त करना होता है। और यह कहा कि अगर इस अवधि के समाप्त होने के बाद धन अगर उसको भुगतान नहीं किया, प्राप्त नहीं किया किसी कारणवश, तो वह जो बॉन्ड का रकम है वह कहां चला जाएगा? प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। अब आप यह जानते हो कि प्रधानमंत्री राहत कोष को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। यह भी नहीं, सूचना के अधिकार के थ्रू आप यह प्राप्त कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कौन कितना पैसा दान के तौर पे दिया, चंदे के तौर पे दिया। तो यह सब, यह चुनावी बॉन्ड स्कीम में यह सब प्रावधान किए गए थे और इन्हीं सब प्रावधानों की संवैधानिकता की चुनौती दी गई। अब चुनौती किस आधार पे था? चुनौती इस आधार पे की गई कि यह जो संशोधन है वह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है और सूचना के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, पहली चीज। दूसरा, यह कहा गया कि जो दानदाता दान दे रहे हैं उनकी अगर सूचना के अधिकार के थ्रू हम मांग रहे हैं तो उनकी निजता भंग होगी। उनकी निजता और जो उनकी गरिमा है, कौन कितना पैसा दिया, यह भंग होगा। उन्होंने बचाव लिया तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसका परीक्षण किया और यह कहा कि चूंकि आपकी जो निजता का भंग की बात आप कर रहे हैं कि हमने कितना पैसा दिया, वह जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो जनता को जो पैसे दी जा रही है राजनीतिक दलों को, उसका जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि वह कितने पैसे राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पे दी गई है। और जनता का अधिकार आपके अधिकार से प्रिवेल करेगा। माना जाएगा कि यह राइट है सूचना प्राप्त करने का, किसको? नागरिक को, जो सूचना प्राप्त करना चाह रहा है आर्टिकल 19 के थ्रू। तो इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के इन 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जिसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से जाना जाता है, इस केस में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की असंवैधानिक घोषित किया और यह कहा कि यह हमारे आर्टिकल 1(1) का उल्लंघन करता है, हमारे वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, हमारे सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए यह असंवैधानिक है। तो इसी केस को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था। आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताएं और आप इस केस को निश्चित ही एक बार देखोगे, इस केस का नाम, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यह निश्चित ही पूछा जाएगा कि किस केस को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है, या इस केस में कितने न्यायाधीशों की खंडपीठ थी या कौन से न्यायाधीश थे। तो ये आप जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।
है।